नमस्ते। सभी को सस्नेह अभिवादन। मैं कुमुदिनी भार्गव, भारतीय स्त्री शक्ति की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते भारतीय स्त्री शक्ति संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 15 मई 1988 यह भारतीय स्त्री शक्ति का स्थापना दिवस। गत 32 वर्षों से यह संगठन सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में संगठन की संस्थापक सदस्य माननीय निर्मलाताई जी आप्टे हम सभी के साथ संवाद करने हेतु पधारी है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय निर्मलाताई जी, आप एक प्रखर कार्यकर्ता है। हम सभी कार्यकर्ताओं की आप मार्गदर्शक हैं, आप गुरु भी हैं। आपने गणित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। मुंबई के अनेक महाविद्यालयों में आप अध्यापक रही। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इस जानी मानी शिक्षा संस्था की आप आधार स्तंभ है। समाज की समस्याओं का आकलन करना तथा उन समस्याओं को छुड़ाने की हर कोशिश करना यह आपका स्वभाव है। कार्यकर्ताओं को संगठित करना, उनकी कार्यानुकूल मनोरचना बनाना, यह कार्य आप सहजता से और निरंतर करते आई है। आप महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता तथा समर्पण भाव आपके स्वभाव की विशेषता है। सन 2018 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति यह राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार है, उस पुरस्कार की आप हकदार रही। माननीय निर्मलाताई जी, हम सभी को आप पर गर्व है। हम सभी आपका वक्तव्य सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज 15 मई, आज विश्व परिवार दिवस भी है। भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व अपने आप में अद्वितीय है और भारतीय स्त्री शक्ति संगठन व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र इन सभी की उन्नति के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध है। विश्व परिवार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना और इसी दिन की मंगल कामना करते हुए मैं माननीय निर्मलाताई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। आइए माननीय निर्मलाताई जी। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय कुटुंब दिवस पर आप सभी का स्वागत। आज 15 में है और अंतर्राष्ट्रीय कुटुंब दिवस है। उसी प्रकार से भारतीय स्त्री शक्ति का स्थापना दिन 15 मई 1988 में भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय कुटुंब दिन 1993 में यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन हुआ। उसके तहत ये स्थापित किया गया है और इसकी विशेषता ये है कि अभी 2015 में 25 सितंबर को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, वो सभी जो एड्रेस्ड हैं वो फैमिली को एड्रेस हुए हैं, इसलिए इसका महत्व है। भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना जो 15 मई 1988 में हुई, उसमें भी हमारा बेसिक तत्व जो था वो था कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। और कोई भी सामाजिक परिवर्तन करना है तो अपने परिवार से वो सामाजिक परिवर्तन शुरू होता है। महिला का विकास और महिला शोषण मुक्त हो, इसलिए भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना हुई। ये स्थापना करते समय हमने स्त्री शिक्षा, स्त्री का स्वास्थ्य, उनका आर्थिक स्वावलंबन, स्त्री पुरुष समानता और आत्मसम्मान, ये पंचसूत्री के तहत अपना कार्यक्रम और कार्य चलाएंगे, ऐसा तय किया था। इसके साथ साथ महिलाओं का सामाजिक सहभाग अपरिहार्य है और राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी हमने तय किया था। सामाजिक परिवर्तन के लिए जब हम परिवार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवार में महिला का स्थान समानता का हो, आदर का हो और उसके साथ साथ स्त्री पुरुष में और पूरे परिवार के सदस्यों में परस्पर पूरकता का और परस्पर पोषकता का वातावरण बने, इसका आग्रह हमने रखा है।
ये तत्व स्वीकार करके जब हम आगे बढ़े, तो छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पहले तो महिला प्रौढ़ शिक्षा वर्गों को जाना, किशोरावस्था की लड़के-लड़कियों के लिए अ व्यवसाय मार्गदर्शन के कार्यक्रम करना, कली खिलती है यानी एडोलेसेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, फैमिली लाइफ एजुकेशन के तत्व क्या है, ये बताना, इससे तो शुरुआत की। आगे चलकर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी क्या है, इसका मार्गदर्शन, इसकी जानकारी देना, पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना, स्कूलों को इन्वॉल्व करना। इसके साथ साथ आगे चलकर ये अभी पॉक्सो के पॉक्सो के नाम से जो अभी कानून पहचाना जाता है, उसकी जानकारी तभी से हमने शुरू कर दी थी। मुझे तो लगता है कि स्त्री शक्ति की स्थापना 1988 में हुई, मगर 90 का जो दशक था वो बहुत महत्वपूर्ण दशक था। महिलाओं के बारे में अनेकानेक विषय उसमें आए। एक तो आया पहले कि महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण मिला 33%। और पंचायत समिति में, पंचायत राज में महिला पहले बार निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होगी। तो ऐसी घर से बाहर निकलने वाली, पहली बार बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए अलग अलग जगह पर, छोटे छोटे गांवों में भी भारतीय स्त्री शक्ति ने वर्कशॉप्स किए कि उन्होंने पंचायत यानी क्या, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ग्राम पंचायत का बजट कैसे रहता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है, ये सारे विषय हमने उनके सामने रखे थे। आगे चलकर 50% आरक्षण महिलाओं को आगे चलकर मिला है, और उसके तहत भी हमने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स महिलाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए किए हैं। इतना ही नहीं, मी नगर सेविका या 50% आरक्षण, ये हिंदी पुस्तिका ये हमने प्रस्तुत की, जिसका उपयोग सभी पक्षों की कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जगह पर किया है। जो मैंने कहा कि ये चैलेंजिंग ऐसा ये समय था, तब 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट आया, यानी कि स्त्री भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जाती है, उस टेक्नोलॉजी के उपयोग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने डाले थे। कन्या जन्म का अभिनंदन करना चाहिए। भारतीय स्त्री शक्ति ने तो पहले से ही अपने कार्यक्रम में अंतर्भुत किया था, और कन्या जन्म अभिनंदन पत्र का हमने 1991 से उपयोग किया। ये कानून आया 94 में, और चलते चलते भारतीय स्त्री शक्ति की कार्यकर्ता इसके लिए स्थापित रेगुलेटरी जो कमिटीज बनी स्थान स्थान पर, उस रेगुलेटरी कमिटीज पर भारतीय स्त्री शक्ति की कार्यकर्ता शामिल हो गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी प्रावधान उसी समय हुआ, और अलग अलग स्थानों पर भारतीय स्त्री शक्ति की अनेक कार्यकर्ताओं ने बचत घटों का यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आयोजन किया। पहली बार ये कैसे काम करेगा ये तो था, मगर अपनी कार्यकर्ताओं के साथ वो अनपढ़ महिलाएं भी सीखती गई और अपना आर्थिक व्यवहार खुद देखने लगी, लोन्स लेने लगी, और बैंक से उनका परिचय भारतीय स्त्री शक्ति के द्वारा किया गया। स्थापना के साथ ही परिवार परामर्श केंद्रों की स्थापना भारतीय स्त्री शक्ति ने की। अब अलग अलग स्थान पर 10 फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स चलते हैं, जिसमें परिवार में महिला के साथ स्थान का, सम्मान का आग्रह रखा जाता है, उनकी कानूनी मदद दी जाती है। ऐसे 20,000 से अधिक केसेस पर भारतीय स्त्री शक्ति ने अभी पर काम किया है। परिवार पुनर्स्थापित करने का रेट भारतीय स्त्री शक्ति का 65% है। ये भी अभिनंदनीय है, ऐसे मुझे लगता है। परिवार परामर्श केंद्र चलते हैं तो उसके साथ कानून भी जुड़े हुए रहते हैं। पहले 498A ये कानून आया, ये एक प्रोविजन आई, और उसके बाद जब अलग अलग राज्यों के महिला आयोगों ने इसके तहत लोगों का सर्वे किया, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी सर्वे किया, तो ध्यान में आया कि इसमें अफेक्टेड फैमिलीज की और उसमें दाखिल हुए केसेस की संख्या हजारों की तादाद में है। यानी कि महिलाओं का शोषण घर घर में इतने प्रकार से हो रहा है।
इसको रोक लगाने के लिए ये 98A आया, मगर हमने उसके बारे में जन जागृति के लिए मेन से नो टू वायलेंस ये भी एक अभियान तब चलाया, आज भी चला रहे हैं। अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, उसके बारे में जन जागृति। पॉश एक्ट आया है, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसके बारे में भी एक नया एक्ट आया, 2013 में आया। पहले विशाखा कमिटीज थी, उसका कन्वर्जन अभी पॉश एक्ट में हुआ है। इसके बारे में भी बस्तियों में, विविध आस्थापनाओं में जन जागृति के अनेक कार्यक्रम भारतीय स्त्री शक्ति चलाती है। आज अनेक सरकारी, गैर सरकारी आस्थापनों में, यूनिवर्सिटीज में, महापालिकाओं में और अनेक अनेक क्षेत्रों में, इंटरनल कमिटीज में भारतीय स्त्री शक्ति एक एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव करके जा रही है और अच्छा काम कर रही है। स्त्री शक्ति नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है और ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी एक कमिटी में भारतीय स्त्री शक्ति की कार्यकर्ता एक वहां पर अंतर्भूत है। भारतीय स्त्री शक्ति का जो केंद्र सरकार का भारत सरकार की भारत सरकार का जो महिला बाल कल्याण मंत्रालय है, उसने भारतीय स्त्री शक्ति को इस विषय में नामित किया है। भारतीय स्त्री शक्ति ने नीति निर्धारण में अपना योगदान दिया है। 2001 की जो महिला नीति गवर्नमेंट ने बनाई और 2016 का जो ड्राफ्ट वीमेन पॉलिसी है, उसमें अनेक सुझाव भारतीय स्त्री शक्ति के दिए हैं। विशेष रूप से अभी जो कानून सरोगसी एक्ट के लिए बन रहा है, उसका जो ड्राफ्ट बना है, उसके ड्राफ्ट में भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर भारतीय स्त्री शक्ति ने अध्ययन किया और सुझाव रखे। विशेष रूप से जो इंटेंडेड कपल है, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, सरोगेट मदर का शोषण न हो इसलिए क्या किया जाना चाहिए और कमर्शियल सरोगसी को पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे सुझाव भारतीय स्त्री शक्ति ने दिए हैं जो एक्सेप्ट हुए। समाज के सभी जाति धर्मों की महिलाओं का वैवाहिक और प्रॉपर्टी राइट समान हो, इसमें भारतीय स्त्री शक्ति विश्वास रखती है। इसलिए एक सेमिनार का आयोजन भारतीय स्त्री शक्ति ने अलग अलग स्थान पर किया। इसमें समान नागरिक कानून यानी कॉमन सिविल कोड का विचार भी भारतीय स्त्री शक्ति ने किया है। अनेक मुद्दे आते हैं। अभी ये 2-3 साल में जो विशेष उभर कर मुद्दा आया, वो था मंदिर प्रवेश के बारे में। सबरीमला मंदिर के सामने बहुत आंदोलन हुए और उसमें महिलाओं को, विशिष्ट आयु की महिलाओं को प्रवेश मिले या न मिले, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। हम मानते हैं कि किसी भी महिला का वो अधिकार है, किसी भी उम्र की महिला का वो अधिकार है, मगर जहाँ पर जो प्रथाएं हैं, समाज की जो धारणाएं हैं, उसमें परिवर्तन लाने में थोड़ा समय लगता है। उतना समय उस समाज को देना चाहिए और उसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा भारतीय स्त्री शक्ति मानती है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा। मुझे ये कहने में बहुत आनंद है कि भारतीय स्त्री शक्ति ने 90 के दशक में अपनी शाखाएं जहां जहां पर काम कर रही थी, वहां पर पब्लिक प्लेसेस में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में या अन्य जगह पर, मार्केट्स में, बाजार में, हर जगह पर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वच्छ टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, ये आग्रह रखा था। मुझे ये कहने में भी बहुत आनंद है कि गत वर्ष ये अभियान हमने फिर से एक बार छोड़ा। उसको नाम दिया था खुले में बंद और उसका कैंपेन के दौरान हमने जो पोस्टर्स बनाए थे, वो बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत इफेक्टिव हो गए। हमारी जो अखिल भारतीय अध्यक्षा है, डॉक्टर जयश्री, जो केरला की है, वो तो केरला में टॉयलेट लेडी करके प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स की अवस्था क्या है, वहां पर सीसी कैमरे लगाए थे, उस पर रोक कैसे लाएंगे, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा और उसको यशस्विता मिली। और एक नया जो विषय हमारे सामने गत 3 साल में जो आया था, वो था LGBTQ के बारे में। हम मानते हैं
कोई भी लोग हो, उनके मानवाधिकार का जतन हो, उन्हें सुविधा प्राप्त हो, उनसे जुड़ी हुई अंधश्रद्धाएं और शोषण समाप्त हो, इसलिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता लगती है। आज हम इस विषय में काम कर नहीं रहे, मगर हमारी जो धारणा है, ये इस प्रकार की है। अनेक गंभीर विषय रोज नए-नए हमें चैलेंजेस करते आते हैं। उसमें प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है। कुछ नेशनल लेवल के सेमिनार्स हमने इसमें किए। ये एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं और दिन ब दिन बढ़ने वाली समस्याएं हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो केवल महिलाओं के बारे में होता है, ऐसी नहीं। छोटी बच्चियां हैं, लड़के हैं और बड़े लोग भी हैं कि उनका अवयव निकाला जाता है और उसका उपयोग, उसका कमर्शियल उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि ये गंभीर समस्या कैसे सुलझाएं, इसके ऊपर आज तक कोई ठीक तरह से उत्तर मिला है, ऐसी बात नहीं है। और अपने देश में मुंबई है, गोवा है, केरला है, ये इसमें हॉटस्पॉट समझे जाते हैं। जो हमने सेमिनार लिया था, उसमें ट्रैफिकिंग इन डिजास्टर्स ऐसा विषय। आज जो पैंडेमिक चला है, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। वो केवल साइक्लोन का नहीं है, कहीं अकाल का नहीं है, और ये जो आज का डिजास्टर है, उसका एंड कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, आज हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए इस विषय में ज्यादा जागरूक रहने की, एक कार्यकर्ता होने के लिए नाते हमारी जिम्मेवारी है, ऐसे मुझे लगता है। अभी ये जो सब काम भारतीय स्त्री शक्ति इतने वर्षों से कर रही है, उसका दायरा आगे भी बढ़ा। भारतीय स्त्री शक्ति ने अनेक प्रकार के अध्ययन किए, अनेक प्रकार के रिपोर्ट्स बनाए और स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशंस और डब्ल्यूसीडी यानी महिला बाल कल्याण विभाग के सहयोग से कुछ अध्ययन हमने किए। पहला जो अध्ययन हमने किया था, जो नेशनल लेवल का था, वो वीमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, अ जेंडर स्टडी। हमें मालूम है लड़कियां बचपन से खेलती रहती हैं, मगर कुछ एक समय आता है कि जब उनकी क्रीड़ा थम जाती है और अपने अपने व्यवसाय में या अपने शादी कर कर दूसरे जगह जाना, उसके ऊपर पाबंदी आना, ये अनुभव का विषय है। ये 2004 में हमने किया। 25 क्रीड़ा प्रकारों में अंतर शालेय लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़कियां, जो महिलाएं क्रीड़ा क्षेत्र में थी, उनका ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने किया था और उसके तहत हमने बहुत सारे प्रस्ताव नेशनल कमीशन के माध्यम से मंत्रालय को भेजे थे। और अलग सी रिपोर्ट हमने बनाई थी, वो वृंदावन की विधवाओं की स्थिति के बारे में। किसी एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करने के लिए, स्थिति के बारे में, स्थिति बहुत गंभीर है, ऐसा एक प्रस्ताव रखकर वो पिटीशन डाली थी। हमने सोचा कि वृंदावन प्रत्यक्ष जाकर एक स्टडी ग्रुप जाए और उसका अध्ययन करे। इस रिपोर्ट का भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, इंटरवेंशन करके हमने वो सादर किया था। स्व सहायता गुटों की महत्ता आज हम जानते हैं। हमारे एक शाखा ने स्व सहायता गुटों का परिवार सशक्तिकरण में योगदान कितना है, इसका एक रिपोर्ट बनवाया, जो हमने प्रकाशित किया है। इतना ही नहीं, नक्सलवादी क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का परिणाम है। उनके सभी स्वातंत्र्य हरा जाते हैं, कोई भी विकास की सुविधा उनके लिए प्राप्त नहीं होती, रास्ते नहीं बनते और एक प्रकार का प्रेशर बच्चों को नक्सलवाद की ओर घुमाने के लिए उत्पन्न किया जाता है, ये हमारा अध्ययन कहता है। हमें मालूम है कि निर्भया के पश्चात जस्टिस वर्मा कमेटी बनी। बहुत सारे एनजीओ ने कुछ कुछ उनको सुझाव भेजे। भारतीय स्त्री शक्ति ने भी अच्छे सुझाव जस्टिस वर्मा कमेटी को भेजे थे, मगर उसके पश्चात जो मनोधैर्य योजना आई और जो कानून बनाए गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है, इसका एक सर्वे भारतीय स्त्री शक्ति ने नेशनल लेवल पर किया। उसका उसका नाम था टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये भी एक रिपोर्ट
डब्ल्यूसीडी के माध्यम से भारतीय स्त्री शक्ति ने अपनाया। स्थानिक लेवल पर भी हमने अनेक अध्ययन किए हैं। उसमें सर्विसेज फॉर ऑर्फन गर्ल्स वर आउट ऑफ शेल्टर होम्स आफ्टर 18 ईयर्स और दूसरा था स्टडी ऑफ वीमेन पुलिस इन महाराष्ट्र। ये दोनों बहुत अच्छे परिणाम देने वाले, बहुत अच्छे सुझाव देने वाले इस प्रकार के अध्ययन हुए हैं। अभी तक भारतीय स्त्री शक्ति ने अलग अलग विषयों पर 47 पब्लिकेशंस किए हैं और वो ऐसे अध्ययन के आधार पर किए हुए ऐसे पब्लिकेशंस। आज हम जिस परिस्थितियों में हैं वो है कोविड-19 की परिस्थिति। एक गंभीर समस्या है, हमारे सामने खड़ी है और केवल वैयक्तिक नहीं, केवल देश को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्व भर का हर व्यक्ति इसके चपेट में आ सकता है। कड़ी सावधानी बरतने से बचने की संभावना है। सोशल डिस्टेंसिंग का कार्यान्वयन करने पर हर व्यक्ति मजबूर है। शासन प्रशासन को कठोर नियम करने पड़े हैं। एक दूसरे से मिलना बंद, बाजार बंद, ऑफिसेस बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, दुरुस्तियां बंद, कारखाने, छोटे उद्योग, स्कूल, कॉलेज सब बंद। इस बीमारी का आक्रमण इतना अचानक हुआ कि कोई पूर्व तैयारी की संभावना भी नहीं थी। सैकड़ों की संख्या में हो रहा संक्रमण, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी बढ़ाएं, उनकी महसूस हो रही कमी, इसके साथ लॉकडाउन के कारण जीवन आवश्यक चीजों की कमी, अभाव, हाथ में पैसा नहीं, अनेक लोग जहां गए वहां से वापस नहीं आ सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समस्या अधिक है, चिंताजनक है। राशन, सब्जी, दवा कौन लाएगा? इसी स्थिति में ऐसे पीड़ितों की ओर अपना हाथ बढ़ाने वाले और हर प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए सामान्य से लेकर रईस तक हर एक ने, सभी ने लगातार मेहनत की है। हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अनेक कंपनियों ने करोड़ों रुपए उनके पीएम केयर फंड में दिए, मगर जो व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे हैं और अपने दाल चावल का, रोटी का हिस्सा विस्थापित लोगों को समर्पित करते हैं, उसकी गिनती कैसे होगी? इतना ही नहीं, जो सामान्य व्यक्ति है वो किसी को राशन पहुंचाता है, किसी को 2 महीने का पगार देता है और छोटे छोटे जो उद्योग है थोड़ा सा पैसा रखकर हैं, वो जो हेल्थ सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमियां पूरा करने के लिए हर प्रकार की मदद करते हैं, वो उसकी गिनती नहीं हो रही। वो वेंडर से डायरेक्टली पीपीएस खरीदते हैं, मास्क खरीदते हैं, सैनिटाइजर्स खरीदते हैं और हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं। उसका कोई कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, मगर ये कितने हैं इसका हमें इसकी जानकारी हमारे पास आज नहीं है। सरकारी राशन की मदद घोषित होने से प्रत्यक्ष रूप से सिस्टम कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी संगठन से जुड़कर जिथे जहां जहां संभव हो हमारे कार्यकर्ता जुटे रहे हैं और अन्य सामान्य व्यक्ति भी जुटे रहे हैं। ये अपनी भारतीयता है, हमारा दर्शन है, हमारा एक दूसरे से आत्मीय संबंध है। ये कोई उपकार की भावना नहीं है, अपने व्यवहार में आंतरिक भाव उमड़ कर आया है। हमारी चंडीगढ़ की एक कार्यकर्ता, जब हम परसों उनसे बात कर रहे थे, वो कहने लगी, ये एक भाव हमारा जाग गया है, हम एक हैं, एक ही चैतन्य तत्व है, ये हमारा भाव है और वसुधैव कुटुंबकम का ये प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है। भारतीय स्त्री शक्ति की हर प्रांत की, हर शाखा की कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां इसमें उठाई हैं। घर के कर्मचारी वर्ग को 2 महीने का वेतन के साथ 1 महीना का किराना भी उन्होंने दिया है। महाराष्ट्र के एक पेड़ जैसी तहसील, बहुत छोटा तहसील है, इसे ये स्थान पर अपनी अहिल्या महिला मंडल की कार्यकर्ता
1 अप्रैल से आज तक हर रोज सुबह शाम 600 लोगों का भोजन दे रही है। उन्होंने अपने बचत गट के माध्यम से 12,000 मास्क बनाई है और जो आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रहे हैं, उनको इसका वितरण उन्होंने किया है। स्थलांतरित स्थलांतरित मजदूर जो पैदल अपने गांव जा रहे हैं, वो उनको सुबह नाश्ता दे रही है। उनके द्वारा एक वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है। इन वृद्धों ने जो अपनी जीवनी के अंतिम पर्व पर आए हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की मदद इसमें समर्पित की है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण दूसरा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का गोमेवाड़ी करके केवल 3,000 बस्ती का ये गांव है। किसान है लोग और बहुत सारी महिलाएं मजदूर हैं। वहां की अपनी कार्यकर्ताओं की टोली ने 160 महिलाओं की हर एक को 1,000 का एक किट दिया, जिसमें 1 महीने का किराना और अन्य साहित्य उनको दिया है। हर जगह किट्स का वितरण करने में हम तो सहभागी हैं ही। पुणे की कार्यकर्ता ने एक अनोखा प्रयोग किया है। स्व सहायता गुट वो चलाती है, उनकी महिलाएं चाहती थी, उन्होंने बैंक से जो कर्जा उठाया था वो वापस करना है। वो अभी कैसे करें, बैंक में जा नहीं सकती, तो कैसे करेंगे? तो लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग कैसे किया जा सकता है, ये उन्होंने सीख की है और उनका लोन उन्होंने वापस किया है। मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि ये छोटे छोटी छोटी कार्यकर्ता है और बचत गट की महिलाएं हैं जो रईस नहीं है, अपने हाथ पर उनकी कमाई है। वो आज भी इस कालावधि में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर अपना लोन चुकाना चाहती है। ये बहुत अभिनंदनीय विषय है। संक्रमण शिविरों में रहने वाली जो माइग्रेंट महिला मजदूर हैं, उनको उनकी तो जरूरतें बहुत अलग सी रहती हैं। उनकी ओर ध्यान दिया है ज्यादा करके नागपुर की अपनी कार्यकर्ताओं ने। वो जब उनको मिलने गई तो राशन वगैरह बाकी सब तो जरूरतें उन्होंने उनकी पूरी हो रही थी, मगर सैनिटरी नैपकिन्स की जरूरत, इनरवेयर की जरूरत, वो किसके कहेंगे? अपनी महिला कार्यकर्ता थी, उनके पास वो बोली और इस प्रकार की दिक्कतें दूर करने के लिए नागपुर कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उतना ही नहीं, और एक तबका समाज का है जो पूरा नेग्लेक्टेड है, वो है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स का। तो ऐसे 400 परिवार थे जो केवल बहुत भयावह स्थिति में रहते थे। उनकी भी मदद नागपुर की इन कार्यकर्ताओं ने की है। अनेक किसानों और बागायतदारों की का माल, अनाज हो या आम हो या अंगूर हो, मार्केट में नहीं आ सकता। वो वैसे के वैसे पड़ रहे हैं, वो खराब हो जा रहे हैं, उनका भारी नुकसान हो रहा था। अपनी एक कार्यकर्ता ने एक सिस्टमैटिक वितरण करने की प्रणाली बनाई। शासन का भी और प्रशासन का भी उनको उन्होंने अनुरोध किया और उनको वितरण करने में वो बहुत सफल हुई। किसी का नुकसान नहीं हुआ और जिसको जो चाहिए था वो भी प्राप्त हो गया। गाजियाबाद की मंजू गुप्ता ने, वो पीटी टीचर हैं, उन्होंने ऑनलाइन पीटी और योगा के शिविर अपने स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं मगर उनके पेरेंट्स के लिए चलाए। अदिति नारायणकर की जेएनयू की दिल्ली की छात्रा है, ओरिजिनली बिहार की है, पटना की है। जब लॉकडाउन हुआ, उन्होंने 7-8 छात्रों को अपने घर में निवास की व्यवस्था की है और उतना ही नहीं, 1500 माइग्रेंट वर्कर्स की जो फैमिलीज है, उनके लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए की डोनेशन इकट्ठा की है। यूपी की क्षिप्रा शुक्ला ने 10,000 मास्क का वितरण किया है और गोवा की जो ईश्वरी करके अपनी जो कार्यकर्ता है, वो है स्पेशल टीचर। विकलांग बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए उन्होंने एक्टिविटीज की, उसके वीडियोस बनाए और वो प्रस्तुत किए हैं। कोई भी वो वीडियोस का अभी इस्तेमाल कर सकता है। यानी डिप्रेशन से लोग बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। केरल में निर्भू करके एक प्रोजेक्ट अपना चलता है, एडोलिसेंट ट्रेनिंग का वो प्रोजेक्ट है। उसमें सहभागी जो बच्चे हैं उनके लिए और पेरेंट्स की एक्टिविटीज का
उन्होंने करवाई, ये भी वायरल हो गई है। हमें मालूम है कि इस कठिन कठिन समय में घर में भी संघर्ष ज़्यादा होते हैं। जो शराबी लोग हैं, उनको शराब नहीं मिलती है और छोटी जगह है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रहना पड़ता है, तो संघर्ष के बहुत मुद्दे आते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के पहले 25 दिन और लॉकडाउन के बाद के 25 दिन, इसमें दुगुना फ़र्क है। पहले जितने केसेस दाखिल हुए थे, उससे दुगुने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दाखिल हुए हैं। इसलिए अपनी मुंबई, ठाणा, पुणे, नागपुर, अमरावती, लातूर आदि स्थानों से पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइंस चल रहे हैं। अहमदाबाद में भी इस प्रकार का एक उन्होंने विशेष प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग होना चाहिए, लोगों का मनोस्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए और इसलिए निम्हांस के साथ जुड़कर उन्होंने काउंसलिंग का एक विशेष वर्कशॉप चलाया, जिसमें 200 से अधिक लोग सहभागी हुए। अनेक स्थानों पर काउंसलिंग का काम अपनी कार्यकर्ता कर रहे हैं और आपत्ति का सामना करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़े, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। ये सब प्रयास तो हो रहे हैं, मगर उसका फलित क्या है? व्हाट नेक्स्ट? अभी आगे चलकर कौन सी चैलेंजेस, कौन सी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, इसका थोड़ा सा विचार आज हमें करने की आवश्यकता है। कौन से प्रश्न है आज? वो 2 महीने के बाद रहेंगे, 3 महीने के बाद रहेंगे, 4 महीने के बाद खत्म होंगे या नहीं, आज मालूम नहीं। ये महामारी कब रुकने वाली है, मालूम नहीं है। वैक्सीन निकलेगा क्या? दवा बनेगी क्या? इसका आज किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। फिर भी देश के हर तबके को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। पुनश्च हरिओम करना पड़ेगा और नए सिरे से खुद को, अपने परिवार को दृढ़ता से आगे रास्ते पर चलने का ऐलान करना पड़ेगा। आज हर एक परिवार का आर्थिक व्यवहार डावाडोल हो गया है। छोटे बड़े लोगों की स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं, मेरी नौकरी जाएगी क्या, जिस विदेशी प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, वो क्या बंद पड़ने वाला है और आगे मुझे चलकर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। सब कारखाने बंद हुए हैं। जो मजदूरी कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो कहाँ जाएंगे? उनके हाथ को काम नहीं है, आज काम नहीं है, तो निराशा है, मानसिक अस्वस्थता है। शराब का आधार लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, पहले से आदत भी है, व्यसनाधीनता बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होने वाली, लड़कियों की शादी का प्रश्न कैसे सुलझेगा। मैंने जो कहा कि डिजास्टर में महिलाएं और लड़कियां क्या सफर करेंगी, आज पता नहीं। ये जो चुनौतियां हैं, ऐसे ऐसे सभी पारिवारिक समस्याओं का सामना सभी को करना है, महिलाओं को भी करना है और उनकी क्षमताओं को ये चुनौती है, उनको ये आह्वान है। चुनौतियां कौन कौन सी है? आर्थिक है, स्वास्थ्य की है और सामाजिक की। मगर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए परिवार को समृद्ध करने वाली अनेक महिलाओं के उदाहरण हर रोज हम देखते हैं। अपने छोटे कंट्रीब्यूशन के माध्यम से स्व सहायता गुटों की सदस्य बनकर पूरा परिवार संवारने वाली, नए कौशल आत्मसात करने वाली लाखों महिलाएं अपने देश में हैं। केवल मिसाल के तौर पर कहें तो सोलापुर की अपनी चंद्रिकाबेन चौहान है, जिन्होंने 3000 महिलाओं का संगठन केवल रोटी चटनी के पैकेट के माध्यम से बनाया है। चेतना गाला जैसी सातारा की है, जो मांडेशी महिला बैंक चला रही है, उन्होंने खड़ी की है, यशस्विता से खड़ी की है और महिलाओं के बनाए हुए अलग अलग प्रकार के किट्स और वस्तुएं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में दे सकती हैं। उसका मार्केटिंग वो कितने सालों से कर रही हैं।
2011 में स्थापित जो एसएचजीज हैं, मुझे ये बैंकिंग के जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके माध्यम से जो जानकारी मिले हैं, ये है कि उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट मोबिलाइज किया है, जिससे नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट होंगे। ये कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन। हम कहते हैं कि जीडीपी में महिलाओं का जो स्थान है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए, तो ये भी एक विशेष रूप की बात है कि ऐसे जॉब्स क्रिएट करने में अग्रसर रहने वाली महिलाएं हैं। बैंकिंग लिंकेजेस के माध्यम से हो रहा है। जिन बचत घटों का बैंकिंग लिंकेज नहीं है, वो क्या क्या कर रही है आज किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसका काउंटिंग नहीं हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आया था, वो भी वर्ल्ड बैंक ने अभी लास्ट वीक दिया था कि भारत के 20,000 बचत घटों ने 19 मिलियन मास्क बनाइए, 1 लाख लीटर सैनिटाइजर्स बनाइए, 50,000 लीटर हैंड वॉश बनाया केवल 15 दिन में। इसलिए ग्रास रूट लेवल की महिलाओं की ओर आज अपना अधिक ध्यान बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रकल्प खड़े करने की आवश्यकता है। स्किल के साथ प्लानिंग, आर्थिक व्यवस्थापन, इनोवेशन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण देना आवश्यक रहेगा, और हम में से जो भी इसमें रुचि रखते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर ये काम हाथ में लेने की आवश्यकता है। मार्केटिंग की सुविधा के लिए हम जब मार्केटिंग में काम करने लगेंगे, इसके स्किल्स बढ़ाएंगे, तो सरकारी नीति निर्धारण में भी हमारा एक कोई अनुरोध होगा, हमारा एक बड़ा सहभाग हो सकता है, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्थानिक उपज के आधार पर नए प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं, उनकी समाज में आवश्यकता कैसी है, इसके अध्ययन जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर हाथ में लेने की जरूरत है। अनेक वर्षों से ये डिमांड उठती आई है। स्थानिक उत्पादों के साथ स्थानिक उद्योग जोड़े जाने चाहिए, उसका आग्रह फिर से पुनरुज्जीवित करना चाहिए। आज इस समय मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एस गुरुमूर्ति, जो बहुत बड़े अर्थतज्ञ समझे जाते हैं, उनका एक भाषण सुना। उन्होंने कहा कि अपनी जो इकोनॉमी है वो ब्रॉड बेस्ड है, वो जो पिरामिड है उसका टिप नीचे और उसका बेस ऊपर इस प्रकार की नहीं है। वो बेस है, वो बहुत बड़ा फैला हुआ, ग्रास रूट तक पहुंचा हुआ, इस प्रकार का अपना ये बहुत बड़ा बेस है। तो इसलिए जब ग्रास रूट लेवल के लोग काम करने लगते हैं, वो ठानते हैं, तो हमारी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी अपनी पटरी जरूर ढूंढ लेगी, ऐसा एक उन्होंने विश्वास प्रकट किया था। आज मैं अपनी जो केंद्रीय अर्थ मंत्री है निर्मला जी सीतारमन, उनका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने एमएसएमई के माध्यम से उद्यमियों के लिए फिनांस उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान घोषित किया है, और अभी अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चली थी, उसमें उन्होंने किसानों के उपज के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक उपज निकालने के लिए उन्होंने बहुत बड़े प्रावधान किए हैं। इसका लाभ महिला उद्योगों को प्राप्त हो, इसलिए उनको अधिक अलर्ट होना पड़ेगा, क्रियाशील होने की आवश्यकता है, और हम सबका ये विषय रहेगा कि उनका हैंड होल्डिंग हम कभी कैसे करते हैं। स्थानिक उत्पादनों को समाज ने मार्केट उपलब्ध करा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमें लोकल से ग्लोबल तक जाना है। जिस दिन ये घोषणा हुई, दूसरी दिन एक पेपर में मैंने हमारा जो विको वज्रदंती जो है, उनकी एक एड मैंने देखी। वो थी लोकल से ग्लोबल तक हम पहुंच गए हैं।
इन्हें कि ये रियल उदाहरण है, ये सच्चा उदाहरण है कि उन्होंने एक छोटा उद्योग कुछ साल पहले प्रारंभ किया और ग्लोबल मार्केट उन्होंने हस्तगत किया है। हम स्थानिक स्तर पर बनाने की चीजें खरीदें, ये एक संकल्प स्थानिक लोगों ने यानी कि हमने करना चाहिए। घर में बनाए बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड, चकली वगैरह तो बनते ही है, उसकी खरीदारी हम जरूर करते हैं। मगर अब बचत गटों की महिलाएं अगर सैनिटाइजर बना सकती हैं, तो परफ्यूम भी शायद बना सकेंगी, क्योंकि अल्कोहल का उपयोग है उसमें। तो कितना प्रमाण रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये तो बहुत डिटेल्स है, उसमें जाना पड़ेगा। स्थानिक चीजों का भी ब्रांडिंग करने के लिए ये एक सही स्टेप होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रकार की उद्यमी महिलाओं तक गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी पहुंचे, इसलिए सभी ने विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। बैंकों की ओर से भी सहयोग मिलना चाहिए। गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है, स्कीम्स देती है, मगर बैंकों का हाथ तो थोड़ा सा पीछे रहता है। मैं बैंकों के अधिकारियों को आह्वान करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे छोटे उद्योगों को, विशेष करके महिला उद्योगों को हैंड होल्डिंग करने की आज आवश्यकता है। और इसका आग्रह जो नॉलेजेबल कार्यकर्ता है, जो एक्सपर्टीज रखते हैं, उनकी श्रृंखला बनाने से इस काम को गति आ सकती है। बचत गटों से प्रेरणा लेकर कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाएं अच्छी पहल कर सकती हैं। आज तक कोऑपरेटिव सेक्टर में या लघु उद्योगों में महिला पार्टनर्स डायरेक्टर्स देखी जाती हैं, मगर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में मैंने अभी तक कभी महिला नेतृत्व देखा नहीं है। आज संकट का सामना करते समय, ये संकट का समय अवसर समझकर आगे बढ़ना आज आवश्यक है। मुझे मालूम है कि गन्ना कटाई में कॉन्ट्रैक्ट लेबर महिलाएं हैं और उनकी रोजी रोटी बंद न पड़े, इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि वो स्टरिलाइजेशन करें, बच्चा पैदा न हो, इसलिए उनको ऑपरेशन को सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां बदलने की क्षमता हम में, महिलाओं में है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग आज होना चाहिए। वो केवल व्हाट्सएप चलाने के लिए या फेसबुक पर आने के लिए नहीं है, या बैंकिंग के क्षेत्र में ही केवल नहीं आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। और या कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, इसके लिए ही केवल उसका उपयोग नहीं है। मगर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां क्या चल रही हैं, कहाँ पर मार्केट उपलब्ध होगा, कहाँ पर युद्धजन्य परिस्थिति रहेगी, कहाँ से हमने निकल कर आना चाहिए, और किस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाना चाहिए, इसका एक उदाहरण उसमें या उसका एक प्रशिक्षण हमने करने की जरूरत है। मुझे एक छोटा सा, मैंने एक जो न्यूज़ देखी थी, उसकी भी मुझे आज याद आ रहा है। एक दूध का वेंडोर है, उन्होंने साइकिल पर अपनी जो चरवी है या उतना जो कैन है वो लटकाए हैं, और अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कम से कम 1 मीटर की दूरी से वो दूध दे सकेगा। तो उसकी जो वो कैन है, उसको उसने रबर की टोटी लगवाई है, एक पाइप लगवा है, और 1 मीटर लंबी पाइप से वो ग्राहक को दूध बेचता है। दिस इज वो, मुझे ऐसे लगा इट वाज इनोवेटिव ऑफ हिम। उसकी जो जरूरत है, वो जरूरत के लिए उसने एक इस प्रकार का उपकरण बनाया कि वो नियम का भी पालन करे और वो बेच भी सके। अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, उसमें आगे बढ़कर जाना है, आगे अपने पांव पर खड़ा रहना है, ये हमने ध्यान में रखने की जरूर है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि आर्थिक व्यवहार संभालना और इस संकट का सामना करना। दूसरी जो चुनौती मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो स्वास्थ्य की है। कोविड-19 के चपेट में स्वास्थ्य के प्रति हमारी साशंकता बढ़ी है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ इन ट्राइंग टाइम्स में मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। कसरत, योग,
डाइट, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण किए जा सकते हैं, मगर उसी के साथ फॉर्मल सुविधाएं प्रस्थापित की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर्विस सेक्टर, नर्सिंग में वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं, वह जाना चाहते हैं, उनको उनको बढ़ावा देना, उनके प्रशिक्षण अधिक स्तर पर होना, उनके अलग-अलग प्रकार की फॉर्मल सुविधाएं मिलना, इसका भी हम आग्रह हमने रखने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जन जागृति बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता मुझे लगती है। मेंटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने जो हेल्पलाइंस चल रहे हैं और काउंसलिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उनके माध्यम से तो जरूर प्रयास होंगे, मगर ये प्रयास भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सामाजिक चुनौतियां हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते हैं, कारण सर्वश्रुत है, लोग घर में हैं, हाथ को काम नहीं है, लत है शराब जैसी, हाथ में पैसा नहीं है और भीड़ के कारण झगड़े हो रहे हैं। अब ये सिलसिला चलता रहने की संभावना बहुत है, क्योंकि स्वास्थ्य और आर्थिक सुस्थिति न होने के कारण इन स्थितियों में परिवार समुपदेशन, पूछताछ, दिशा दर्शन आदि उपक्रम लगातार करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन है, मगर गैरव्यवहार और युवा वर्ग में साइबर क्राइम का बढ़ता जोश भी चिंताजनक है। अभी उदाहरण सामने आए हैं, बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम, जिसको चैनल ने बहुत चलाया। युवा वर्ग इस पथ पर न जाए, ऐसे नए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। नए उपाय प्रिवेंटिव, उसके ऊपर साइबर क्राइम कानून के तहत जो होता है वो किया जाएगा। और एक चिंताजनक बात सामने आई, शराब की दुकानें खुली। हम सब महिला संगठन शराब के विरोध में इतने साल से अभियान चला रहे हैं। इन दुकानों के सामने जो कतारें 3-3 माइल की लंबी कतारें चली, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसमें स्त्री पुरुष भेदभाव का विषय नहीं है, मगर व्यसनाधीनता बढ़ाने में हम महिलाएं भी कार्यरत रहेंगी क्या, ये देखना चाहिए। अब फिर एक बार विदेशों में चर्चा है कि चाइल्ड केयर और सीनियर सिटीजन्स के केयर की कीमत क्या है। मुझे लगता है ये एकदम गलत प्रश्न इस समय उन्होंने उठाया है। हमारे लिए तो हमारे यहाँ ये काम पेड वर्क नहीं है, ये आत्मीयता के काम है, और केवल इसमें स्त्री पुरुष ऐसा भेद न रहते हुए शेयरिंग का भाव रहे, इसका ही केवल आग्रह हम रह सकते हैं। सभी काम अगर कम्युनिटी लेवल पर हम करेंगे तो परिवर्तन करने का अनुभव और आनंद भी ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। और इस समय प्रशासन का सहयोग लेते हुए इस प्रकार के काम करते हैं तो विकास कार्य भी आगे चलकर लॉन्ग टर्म स्टेबलाइज हो सकता है और हमारी धारणाओं को भी प्रस्थापित करने में उपयोगी हो सकता है। आप सभी लोग बहुत डटकर काम कर रहे हैं, आप सबका अभिनंदन। और भारतीय स्त्री शक्ति के आज 32 साल पूरे हुए हैं, आगे चलकर भी ऐसे ही डटकर आप काम करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम का नारा आगे चलकर भी आप चलाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला दी। भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाली माननीय निर्मला दी संगठन की बैकबोन है। आपने जिस प्रकार से भारतीय स्त्री शक्ति के कार्य पद्धति को विकसित किया, उससे संगठन आज सशक्त तथा इंडिपेंडेंट बना है। आपदा की आज की स्थिति में हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, उनका सामना हमें कैसे करना है और आगे के समय में एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने आगे क्या काम करना चाहिए, कौन सी दिशा पे चलना चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, इसका जो आपने हमें मार्गदर्शन किया है, उसका लाभ भारतीय स्त्री शक्ति के कार्यकर्ताओं को ही नहीं लेकिन सभी महिला कार्यकर्ताओं को होगा, यह हमारा पूरा विश्वास है और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को अभी इसी को ध्यान में रखकर
आगे बढ़ना है, हमारे कार्य को आगे बढ़ाना है। हमारे सामने जो चैलेंजेस है उनका सामना करने के लिए हमें खुद को क्षमतावान बनाना पड़ेगा, हमारे कार्य का विस्तार करना पड़ेगा और अन्य महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सहायभूत बनना पड़ेगा। इसी को हम ध्यान में रखेंगे और हमारा कार्य आगे बढ़ाते जाएंगे। आज भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना दिन में आप सभी उपस्थित रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ। विशेषतः उत्तर भारत के अन्य प्रांतों से आए हुए सभी महिला कार्यकर्ता, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सभी प्रांतों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको सभी को आगे कार्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते।